जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझेंगे एसिड एंड बेस, साथ ही साथ पढ़ेंगे हमारा सॉल्ट यानी लवण क्या होता है। यानी आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बात आती है ये लिटमस पेपर क्या है, तो अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि एक प्रकार का ये सूचक है जो अम्ल या फिर क्षारक की प्रकृति को बताने का क्या करता है, काम करता है। उसके बाद क्या है कि जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा HCl हो गया, अगर HCl को हम जल में घोलेंगे तो यह हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाता है, यानी H+ आयन और Cl- का आयन देता है। अगर जहां पे हमको H+ आयन मिल जाएगा तो उसे हम क्या समझेंगे, ये हमारा क्या है, अम्ल है। और इसके बाद क्या है, इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और क्या है, सिट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, H2SO4 जिसे हम तेजाब कहते हैं, वो भी हो गया। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है क्षारक की। तो क्षारक क्या होता है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली बात, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। याद रखना, यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, जबकि यहाँ पे नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल नीले को लाल करता है और हमारा जो क्षारक होता है वो लाल को नीला करता है। तो एक ट्रिक है हमारे पास, क्या, अनिल। अनिल किसी लड़के का नाम है, लेकिन है क्या, अगर आपका अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये ट्रिक है हमारा अनिल। अब इसके बाद क्या है कि जो जल में घुलने पर OH- आयन दे उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। यानी अगर हमारा कोई क्षारक है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, जब इसको जल में घोला जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन OH पे माइनस का आयन मिलता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षारक है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो KOH हो गया, NaOH हो गया, NH4OH हो गया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्षारक कहलाते हैं। तो आप अभी अच्छे से समझ चुके हैं क्या क्षारक क्या होते हैं और हमारा अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा, जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर एक सूचक होता है। सूचक का मतलब संकेत बताने का काम करता है, कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। और उसके बाद क्या है कि अगर अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो H+ आयन, अगर क्षारक को हम जल में घोलेंगे तो OH- का आयन देता है। अब एक बात और आती है क्या, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्षार और क्षारक में। क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो ऐसे क्षारक यानी वे सभी क्षारक जो जल में घोलने पर घुलनशील हो जाते हैं, यानी जल में घोला जाए तो पूरी तरह से वो घुल जाए, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या यूं बोले हमारा साबुन हो गया। साबुन को जल में घोलते हैं तो पूरी तरह से घुल जाता है, इसको हम क्षार कह सकते हैं। ऐसे सभी क्षारक जो जल में घुल जाए क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये इससे बात स्पष्ट हो रही है। यानी अगर आप क्षारक को घोल रहे हैं, इसमें क्या घोल रहे हैं, क्षारक को घोल रहे हैं, और जो चीज़ घुल जाए उसे हम क्षार कहेंगे। सभी क्षारक बन सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्षारक होंगे जो जल में नहीं घुलेंगे, और जो जल में नहीं घुलेंगे तो उसे हम क्षार नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं। आइए अब आगे समझ लेते हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होता है कि कोई भी विलयन होगा, वो जो विलयन है अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति की है, इसका पहचान जो है सूचक के माध्यम से किया जाता है। तो जो सूचक होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका गंधीय सूचक, और उसके बाद है आपका क्या, प्राकृतिक सूचक, और उसके बाद क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होता है कि उसके गंध के द्वारा कोई विलयन अम्ल है या क्षार है तो उस पे किसी पदार्थ पे डाल के उसके गंध के द्वारा पता करते हैं। जैसे क्या है कि इसका रंग गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। जैसे प्याज का रस है, अगर प्याज के रस में कोई अम्ल डालेंगे तो इसकी जो गंध है थोड़ी बढ़ जाएगी या तीक्ष्ण गंध हो जाएगी। और यही बात करें अगर इस पे
क्षारक डालें तो इसका जो गंध होता है खत्म हो जाएगा, उसमें से कोई गंध नहीं निकलेगी। इसके बाद है लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है, अगर उस पर अम्ल डालेंगे तो जो लौंग का तेल होता है उसकी जैसे पहले महक थी, जैसे पहले गंध थी वैसे रहेगा, लेकिन जब उस पर क्षारक डालते हैं तो उसका गंध समाप्त हो जाता है, उसमें से कोई गंध नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गंधीय सूचक में जाते हैं और उसकी सहायता से हम किसी का अम्ल होना या क्षारक होना पता कर पाते हैं। अगली बात है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है कि ये पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर हो गया, यानी जो लिटमस पेपर होता है यह लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसका जो रंग होता है वह बैगनी टाइप का होता है। यह प्रकृति में, इसका जो प्रकृति होती है वह ना तो क्षारीय होती है और ना ही अम्लीय होती है, इसको याद रखना है। देखिए, अब जब लिटमस पेपर पे अम्ल डाला जाता है तो वह लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और जबकि क्षारक डाला जाता है तो वह लिटमस पेपर नीला हो जाता है। रहता कैसा है? बैगनी टाइप का रहता है, बैगनी बोले या फिर हल्का सा नीले टाइप का, जो भी हो। तो इसका एक्चुअल में रंग क्या होता है? बैगनी टाइप का होता है। तो इस पे जब अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? इसका रंग लाल हो जाता है, और जब क्षारक डालते हैं तो नीला हो जाता है। इसके बाद बात आती है हल्दी की। तो हल्दी वाला यूज सभी लोग किए हैं। देखिए, जो हल्दी होता है उस पर अगर आप अम्ल डालेंगे तो उसका रंग पीला रहता है, तो पीले रहेगा, लेकिन जब क्षारक पड़ता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। याद करिए, आप लोग जब खाना वाना खाते हैं तो कभी कभार होता क्या है कि सब्जी आपके शर्ट पे गिर जाती है, तो जब उसको धुलने ले जाते हैं तो उसमें होती क्या है, जब धुलते हैं तो उसको साबुन उसमें प्रयोग करते हैं। तो जो आपका साबुन होता है वह क्षार होता है या क्षारक होता है, और साबुन पड़ने, जब उसको धुलते हैं तो उसका जो रंग होता है, साबुन पड़ने पर उसका जो रंग होता है पीला से लाल हो जाता है, और उसके बाद जब धुल लेते हैं पुनः उसको जब धूप में डाल देते हैं तो अपने रंग में आ जाता है। यानी जो हल्दी होता है अगर उस पर अम्ल डालेंगे तो उसका रंग पीला ही रहेगा, लेकिन जब क्षारक डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होता है कि ये रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे हो गया आपका मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है कि एक प्रकार का पेपर ही होता है, और जब इसको अम्ल में ले जाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। अम्लीय माध्यम में जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और अगर इसको क्षारक की तरफ ले जाएंगे यानी क्षारीय माध्यम में इसको डालेंगे तो इसका रंग पीला हो जाता है। और आपका एक है क्या है? फिनाइलेफ्थिलीन है। ये जो है ये भी क्या है? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। तो इसको भी जब अम्ल में ले जाते हैं, इसके पेपर को जब अम्ल में ले जाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब क्षार में ले जाते हैं तो ये गहरा गुलाबी या यूं बोले रेड टाइप का हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। याद रखना, मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाता है और क्षारक में पीला, जबकि फिनाइलेफ्थिलीन क्षारक में गहरा गुलाबी हो जाता है, जबकि अम्ल में कोई चेंज नहीं होता। तो ये था हमारा क्या? सूचक की सहायता से हम अम्ल या क्षारक की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। आइए अब इसके बाद हम अगली हेडिंग समझते हैं। आइए आगे समझ लेते हैं क्या कि अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, जो हमारा अम्ल या जो क्षारक होता है वह धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यहाँ पे हम अम्ल लिए हैं कोई HCl, और यहाँ पे धातु लिए हैं सोडियम। जब क्रिया कराए हैं तो NaCl बना है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। बैलेंस नहीं था, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई अम्ल है और वो धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा और हमेशा लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यानी अम्ल और धातु क्रिया करेंगे तो लवण और हमेशा क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और बात आती है क्षारक की। तो जो क्षारक होता है, यहाँ पे क्या लिए हैं? NaOH कोई क्षारक है। इसकी क्रिया हम जिंक धातु से कराए हैं, तो यहाँ पे क्या बना है हमारा? यह है आपका सोडियम जिंकेट, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। यानी ये भी क्या है? एक लवण है और क्या बनाया है? हाइड्रोजन गैस बनाया है। यानी अगर क्षारक भी धातु से क्रिया करता है तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती। कौन सी? क्षारक वाला। यानी क्षारक वाला सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं कर पाती है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और लिए हैं, किसका? अम्ल का। अगर H2SO4 देखें,
पोटेशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बनेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। और ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये आपका क्या है, लवण है। अब आगे आइए समझते हैं जो हमारा अम्ल और क्षारक होता है वह धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट होता है उसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ कैसी क्रिया करती है और क्या बनाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हमारा अम्ल और क्षारक होता है उसकी रासायनिक क्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट होता है उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इस बात से आप लोग डरिएगा मत। देखिए जो धातु कार्बोनेट है तो यहाँ पे कोई धातु होगा और उसका कार्बोनेट रहेगा, और जो धातु बाइकार्बोनेट होता है तो कोई धातु रहेगा और उसके साथ बाइकार्बोनेट लगा होगा। तो हम करेंगे क्या, अम्ल की क्रिया कराएंगे। किसी अम्ल की क्रिया पहले हम धातु कार्बोनेट से कराते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये क्या है, HCl कोई अम्ल है और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किससे, धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 से कराएंगे। तो बनेगा क्या, तो यहाँ से जो Cl है इस सोडियम के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा NaCl प्लस। यहाँ से जो हमारा क्या है कार्बन और यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बचा क्या है H, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बचा है 2O। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, बाकी सब सही है। यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए इससे क्या सबक मिलती है कि जो हमारा अम्ल होता है जब किसी धातु कार्बोनेट से बनता है तो हमेशा और हमेशा एक लवण बनाएगा, यानी लवण बनाएगा, उसके साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहेगी और साथ ही साथ क्या रहेगा, पानी भी रहेगा, यानी जल का अणु भी बनाएगा। कोई एक रिएक्शन और ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं क्या है कि आपका कोई और अम्ल हो गया, जैसे H2SO4 है। अगर इसकी क्रिया हम Na2CO3 से करा दें तो बनाएगा क्या, यहाँ से सोडियम सल्फेट बनाएगा जो आपका लवण होता है, यानी Na2SO4 प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से निकलेगी और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करा के जल बना लेगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये क्या हो रहा है कि जो हमारा अम्ल है, कोई भी अम्ल होगा अगर उसकी क्रिया हम धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और साथ ही साथ क्या रहेगा, आपका जल रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या कि जो अम्ल होता है, अम्ल की क्रिया अगर हम किससे करा दें, धातु कार्बोनेट से करा दें, धातु कार्बोनेट, तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, प्लस H2O रहेगा। ये चीज आपको प्राप्त होगी किससे, अम्ल से। आइए समझते हैं हम क्षारक से। अगर यही क्रिया हम क्षारक से कराएं तो यहाँ पे अगर क्षारक की बात की जाए तो जब क्षारक की क्रिया किसी धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता, ये क्रिया करता ही नहीं है। यानी क्षारक की क्रिया अगर धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आइए अब हम आगे समझते हैं किसका, अम्ल की क्रिया किससे करा दें, धातु की बाइकार्बोनेट से करा दें तो उस समय क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। ये है आपका कोई अम्ल, मान लेते हैं HCl। चलिए सबसे सस्ता अम्ल है HCl की क्रिया अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें, NaHCO3, ये धातु का बाइकार्बोनेट है या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इससे कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से NaCl बनेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और क्या बनाएगा, यहाँ से आपका H2O बना देगा। क्या, H2O हो गया। यानी इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लवण मिल रहा है और CO2 गैस मिल रहा है, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। यानी आप क्या करें, अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट से करा दें, यहाँ पे धातु का बाइकार्बोनेट हो तो भी क्या बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए किसी क्षारक की या सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम कराएंगे धातु के बाइकार्बोनेट से यानी NaHCO3 से, तो क्या होगा, ये उस समय भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये निकला क्या कि जो हमारा क्षारक होता है, क्षारक न
न तो कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा न ही धातु के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, इनसे कुछ भी रिएक्शन नहीं करता। तो दो बातें यहाँ से निकल के आती है। अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगी तो हमेशा और हमेशा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल बनाएगा, जबकि हमारा जो क्षारक होता है वह धातु कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगी तो उससे रिएक्शन कर ही नहीं पाएगी। अब चलिए हम आगे समझते हैं अगली हेडिंग। आइए अब हम आगे समझ लेते हैं क्या अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया, यानी अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे आपका HCl है, ये अम्ल है, कोई अन्य क्षारक है क्या NaOH, ये आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से यहाँ से Cl और यहाँ से Na बनाएंगे क्या NaCl, और उसके बाद ये H बचा है, इधर का OH बचा है, ये बन जाएगा H2O। यानी एक यानी अम्ल और कोई क्षारक होगा जब आपस में परस्पर क्रिया करेंगे तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और आपका हमेशा क्या रहेगा, जल बनेगा। और ये जो क्रिया होती है, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, इसे हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले जो अम्ल और क्षारक का प्रभाव होता है वह रिएक्शन के बाद उसका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इसकी एक लाइन में हम परिभाषा लिख रहे हैं, इसको देखिए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखे हैं कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण का निर्माण करते हैं, यहाँ पे लवण का निर्माण किया है, तो लवण का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अम्ल एक क्षारक क्रिया करेगा तो उदासीनीकरण होगा, और इस दौरान क्या बनेगा, लवण बनेगा, और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। आइए समझ लेते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब ये है कि कोई धातु होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहेंगे। जैसे में यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है, यानी यह क्या है, कॉपर का ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है। जब इसकी क्रिया अम्ल से कराते हैं, किसी अम्ल से, तो क्या होता है, यहाँ से कॉपर, यहाँ से Cl बनेगा, CuCl2, और क्या बनेगा, यहाँ से आपका H2O बन जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या था, अम्ल था, देखते रहना, यहाँ पे अम्ल था और यहाँ पे बना क्या है, लवण प्लस पानी बना है। क्या बना है, लवण और पानी बना है। और ये तभी संभव हुआ होगा जब ये अम्ल और ये दूसरा हमारा ये वाला क्या होगा, क्षार होगा, क्षार या फिर क्षारीय प्रकृति का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, वरना ये और ये ना मिले। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला क्या, निष्कर्ष ये निकला कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति का मतलब उसका बिहेवियर जो अम्ल के साथ करता है वो प्रकृति क्या है, क्षारीय है। अब आगे आते हैं क्या, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे। यहाँ पे क्या लिए हैं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक का मतलब कोई अधातु होगा और उसका क्रिया या वह ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा कार्बन कोई अधातु है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया इस अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखिए, ये कैल्शियम और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ के बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है, लवण है। याद रखना, अगर यहाँ पे एक लवण बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, जल बन रहा है, तो पिछली वाली बात याद रखना, अगर ये आपका क्षारक है, कोई क्षारक है, तो जो हमारा ये होगा इसकी प्रकृति कैसी रही होगी, इसकी प्रकृति इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय रही होगी, तभी तो ये अम्ल और
तभी तो लवण और जल मिला होगा। यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। यही दो निष्कर्ष निकालना था आपको, क्या कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया करा के और अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करा के। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आइए अब हम समझते हैं अगली हेडिंग। आइए अब हम आगे समझ लेते हैं क्या जलीय विलयन में हमारा जो अम्ल और क्षारक होता है उसका बिहेव कैसा होता है। तो देखिए, जलीय विलयन का मतलब ये है कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, तो जो हमारा अम्ल है ये जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देता है। यानी H+ आयन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये आयन पाया जाता है। जो H+ आयन होता है वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है, और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पे प्लस के रूप में ये पाया जाता है। यानी अगर HCl को हम जल के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, जल में इसको घोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, यानी इसको हम कहते हैं H+ आयन, और यहाँ से क्लोरीन आयन टूट जाएगा अलग। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। और इसके बाद बात आती है किसकी, क्षारक की। तो क्षारक जल की उपस्थिति में OH पे माइनस आयन, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड पे माइनस आयन देता है। यानी कोई क्षार है, अगर जल की उपस्थिति में ये जाएगा तो यहाँ पे क्या देगा, OH पे माइनस आयन देगा। यहाँ पे आप लोग रिएक्शन को इसको संतुलित के नजरिए से ना देखिए, बस ये समझा रहे हैं क्या कि ये हमारा क्या है, OH- आयन दे रहा है। अब अगली बात आती है सावधानियां की। तो सावधानियां क्या क्या बरतनी है आप लोगों को, ये समझिए। तो जो अम्ल और क्षारक होता है इसको अम्ल और क्षारक में हमेशा क्या करते हैं कि अम्ल होगा या फिर क्षारक होगा, उसमें पानी की बूंद को धीरे धीरे डाला जाता है। अब ये नहीं कि पानी है थोड़ा सा और उसमें पहले क्या करें कि अम्ल या क्षारक को डाल दे, ऐसा पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान इसमें से ऊष्मा रिलीज होती है और उस पूरे पात्र को ये क्या कर देगा, गर्म कर देगा। अगर पात्र को गर्म किया तो पात्र टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उस समय आपको बहुत सारे क्षतियां पहुंच सकती है। अब इसके बाद बात आती है क्या कि कौन सा क्षारक हमारा प्रबल होगा और कौन सा हमारा जो अम्ल है वो प्रबल होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए आता है pH पैमाना। इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में। अगर हाँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।